सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये रहेगा सिनॉप्सिस, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। रिस्पॉन्स टू O2 एंड CO2 रिच इन्वायरमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये टॉपिक रहेगा। ठीक है इसमें। और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे, और इसमें आएगा क्रोनिक टॉक्सिसिटी डिजीज़। ठीक है। और हाइपर कैपनिया, इसके बारे में बात करेंगे। और कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर कह लो केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ये सिनॉप्सिस रहेगा, हम इसके बारे में हम देखेंगे। और एक टेक्स्ट मीडियम में देखेंगे, लेकिन वो होगा नोट्स ही, शॉर्ट नोट्स ही होगा। ठीक है। और जिसको भी वो नोट चाहिएगा तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। ठीक है, कमेंट कर देना, और या फिर मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, आगे अब आप देखोगे ना टेक्स्ट मीडियम में, और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं नोट्स और पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं, रिस्पांस टू CO2 एंड ऑटो रिच इन्वायरमेंट से। तो जिसमें रहेगा रिस्पायरेटरी रिस्पांस टू एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज करते वक्त भी जो CO2 एंड O2 के कंसंट्रेशन है वो उसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, रिचमेंट होती है। ठीक है, तो उसमें उस वक्त वो रिस्पांस कैसा होता है तो वो देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चलो। रेस्पिरेटरी रिस्पांस टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज द कॉमन फ्रीक्वेंसी फेस्ड स्ट्रेस by the respiratory system in day-to-day life. During heavy exercise, up to 25-fold increase in O2 consumption. ठीक है, तो O2 कंजप्शन है वो ज़्यादा ही शरीर को, अब ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो कंजप्शन ऑक्सीजन का ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा लेनी पड़ेगी ऑक्सीजन। ठीक है। एंड CO2 प्रोडक्शन में अगर तो CO2 उसी के अकॉर्डिंग CO2 भी रिलीज होगी। ठीक है। द O2 कंजप्शन डोज not increase with training at any workload. Training does not improve the body's affinity unless muscles coordination is improved by practice. The respiratory response meet this metabolic demand so well that alveolar and arterial O2 and pressure of CO2 are particularly maintained normally even during the most strenuous exercise. This is made possible by following respiratory response to exercise. तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में है वो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिएगी। ऑक्सीजन ज़्यादा, वो काम क्या आएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा था। ठीक है, तो O2 का वहाँ पे कंजप्शन होता है। ठीक है, CO2 रिलीज होती है, तो उसके लिए O2 ज़्यादा चाहिए। तो वो कहाँ से आती है, एल्वेलरी और आर्टरी से आती है। आप सभी को पता है, ब्लड के थ्रू आती है। तो वो मेंटेन करती है प्रेशर O2 एंड CO2 को। तो वो कैसे मेंटेन करती है वो देखते हैं। फॉलोइंग रिस्पॉन्स क्या होता है देखते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इंक्रीज इन पल्मोनेटरी वेंटिलेशन। ओके, तो वो कैसे होता है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में इंक्रीज होता है। तो द पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज लीनियरली विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज O2 consumption till the anaerobic threshold is reached. Anaerobic threshold is defined as the level of activity exercise that produce an elevation of blood lactate level, which result from a shift from aerobic to anaerobic metabolism. The anaerobic threshold occur at higher level of activity in conditioned एथलीट देन इन अनकंडीशनल इंडिविजुअल्स। तो एथलीट्स वो कितना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो मसल्स में है वो एरोबिक से अनएरोबिक मेटाबॉलिक है, उसमें कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो अनएरोबिक में है वो आप सभी को पता है, लैक्टेट है वो पार्टिसिपेट करता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो द अनएरोबिक थ्रेशोल्ड अकर एट approximately 60% of the maximal exercise level, regardless of the level of physical fitness above the anaerobic threshold. तो नीचे ग्राफ है, तो उसमें हम देखेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो द पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज
out of proportion to the increase in O2 consumption, because lactic acid that is generated imposes an additional respiratory drive. During this period, the arterial pressure of CO2 may drop significantly because excretion of CO2 exceed production. ठीक है, तो जब CO2 का हम बाहर एयर में हम CO2 छोड़ रहे हैं तो आरटीएल में तो प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा ना, ड्रॉप होगा ना, तो ऑब्वियसली ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अब ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ भी इसी के अकॉर्डिंग बता रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं वेंटिलेशन ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, देखो सीधा जा रहा है, ए पल्मोनरी वेंटिलेशन को बता रहा है। ठीक है, और बी को अगर हम देखें तो जैसे जैसे वर्क बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, देखो जो CO2 का है एक्सक्रीशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, पहले नॉर्मल था, अब देखो जैसे ही वर्क होना चालू हुआ ज़्यादा, ठीक है, वो वैसे ही है, वो CO2 का एक्सक्रीशन है एयर में, बाहर सराउंडिंग एयर में, तो वो ज़्यादा हो गया एक्सक्रीशन होना। और O2 का कंजप्शन सी बता रहा है, O2 का कंजप्शन, तो सी का देखो जैसे यहाँ पे वर्क बढ़ना शुरू हुआ, O2 का कंजप्शन ही साथ में बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और देखो लास्ट में ऑलमोस्ट 70 mmHg है, वो इसका कंजप्शन बढ़ गया है O2 का। ठीक है, और डी बता रहा है, डी अनएरोबिक थ्रेशोल्ड को बता रहा है, अनएरोबिक जो सीमा है उसकी क्या सीमा होती है वो बता रहा है। ठीक है, थोड़ा ड्रॉप ही हुआ है ये तो। ठीक है, तो जैसे कि ये एक सीमा है, तो उसके बाद में अनएरोबिक थ्रेशोल्ड है वो तो कम ही हो रही है, एंड जो अपन O2 का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, CO2 का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन CO2 का एक्सक्रीशन और प्रेशर ऑफ CO2 इन आरटीएल दोज टू आर डिफरेंट टॉक, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है ग्राफ में हमने क्या क्या लिया। ठीक है, तो ये सभी नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे, आप मैसेज कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी देख लेते हैं क्या है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक था आई थिंक, है ना। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में भी एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक इन द सेंस जो लॉन्ग टाइम तक है वो कोई डिजीज़ अगर चलती है तो वो क्रोनिक होता है। एक्यूट है वो जैसे कि 10 दिन तक, कम समय तक चलती है। ठीक है, तो वो डिजीज़ या टॉक्सिसिटी है वो एक्यूट होती है। ठीक है, तो उम्मीद आप सभी समझ गए होंगे एक्यूट और क्रोनिक के डिफरेंस को। ठीक है, तो एक्यूट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी वो कम समय तक रहने वाली ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। अकर ऑन एक्सपोजर टू 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 3000 mmHg पर ये एक्यूट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन जब होती है। ठीक है, एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज टिपिकली करेक्टराइज्ड बाय नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के द्वारा करेक्टराइज होती है एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग। complications as the brain tissue is especially susceptible to acute oxygen poisoning. Mechanism of damage to nervous system is as described at 4 atmospheric pressure. The amount of oxygen dissolved is markedly increased to 9. तो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नर्वस सिस्टम का डैमेज है वो देखने को मिलता है। तो 9 ml पर 100 ml कंपेयर विथ अबाउट 2 ml एट 1 एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन डिजोल्विंग 100 ml अगर मान के चले तो उसमें 9 ml का अगर हम देखें इंक्रीज। ठीक है, और तो उसको हम वैसे एटमॉस्फेयर में देखें तो हम 1 एटमॉस्फेयर में 2 ml का है वो डिजोल्विंग का इंक्रीजिंग हमें देखने को मिलता है एक्यूट में। तो दिस राइज जो ये इतना बढ़ रहा है 2 ml या फिर 100 ml के पीछे अगर हम 9 ml
की इंक्रीजिंग देखें तो ये जो बढ़ रहा है, दिस राइज द टिश्यू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेवल एट हाई टिश्यू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द मोलिकुलर ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ऑक्सीजन। तो मोलिकुलर जो ऑक्सीजन था वो अब एक्टिव हो जाएगा इस प्रेशर पे अब, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड एनाइन जो O2 माइनस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ ए फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल है ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड एनाइन O2 माइनस उसमें कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव इस इंक्रीज होने के साथ में प्रेशर, ठीक है। द ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स ऑक्साइड्स द पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड of the cell membrane as well as the cellular enzyme, thus damaging the cellular metabolic system severely. Nervous tissue because of their high lipid content, नर्वस टिश्यू में बिकॉज हाई लिपिड कंटेंट होता है, लिपिड में आप सभी को पता है फैटी एसिड की चेन होती है, अनसेचुरेटेड भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो इफेक्ट करता है। तो नर्वस टिश्यू में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है तो आर स्पेशली सुटेबल टू डैमेज बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूसिंग नर्वस कॉम्प्लिकेशन। तो उसके साथ है वो रिएक्ट करके लिपिड कंटेंट के साथ ऑक्सीजन एनाइन सुपर ऑक्साइड एनाइन, तो वो डैमेज ऐसे पहुंचाती है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो नर्वस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग इंक्लूडिंग डिसओरिएंटेशन हो सकता है, डिजीजनेस हो सकता है, ठीक है, और कन्वुलेशन हो सकता है एंड इवन कोमा में भी जा सकता है, ये डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। डिजीनेस, कन्वुलेशन एंड इवन कोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और क्रोनिक ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्रोनिक जैसा कि मैंने आपको बताया लंबे समय तक है वो चलने वाली, ठीक है। अकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग लंबे समय तक चलने वाली एक्सप्लोजर, प्रोलॉन्ग एक्सप्लोजर एट टू 24 आवर टू ऑक्सीजन एट 1 और 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो लंबे समय तक ये ऑक्सीजन का है वो प्रेशर में इंक्रीजिंग होने के कारण ये 8 से 24 आवर्स होने के कारण ये क्रोनिक ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। 1 और 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ठीक है। ये जब ज़्यादा देर तक रहता है ये 1 और 1.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये होती है क्रोनिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। क्रोनिक ऑक्सीजन पॉइजनिंग काउज द फॉलोइंग ब्रोंकोपल्मोनरी प्रॉब्लम। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो देख लेते हैं। इरिटेशन ऑफ एयरवे इन द फॉर्म ऑफ नोजल कॉन्गुलेशंस, शोर थ्रोट, शोर थ्रोट मतलब गला खराब होना, नोजल कॉन्गेशन मतलब नाक बंद होना एक तरीके से, ठीक है, नाक बंद होना और गला खराब होना, इस प्रकार की है वो समस्या देखने को मिलती है क्रोनिक ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में, ठीक है। और सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट, स्नीजिंग, कफिंग एंड ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन में अकर आफ्टर 8 आवर ऑफ एक्सपोजर। तो इस जो ऑक्सीजन प्रेशर के जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के 8 आवर के पश्चात ये देखने को मिलता है ये डिजीज़ के सिम्टम, ठीक है। और पल्मोनरी ओडेमा एंड atelectasis being to developed after 12 hour of exposure। तो जो पल्मोनरी ओडेमा मतलब फुलाव, पल्मोनरी में जो आरटीएल है उनमें जो फुलाव, सूजन एक तरीके से, और एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है फुफ्फुसीय रोग, श्वास रोग, ठीक है, जो लंग्स रिलेटेड डिजीज़ है वो डेवलप होती है 12 आवर के एक्सपोजर के बाद, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे नाम है यार, क्या ही बताऊँ। ब्रोंकियो निमोनिया में बी इनिशिएटेड व्हेन एक्सपोजर इज कंटिन्यूड
फॉर मोर देन 24 आवर। तो एक्सपोजर जैसे कि वो ऑक्सीजन का प्रेशर वो लगातार वो इंक्रीज रहता है अगर मान लो 24 घंटे तक, तो ये ब्रोंकियो निमोनिया है, वो डिजीज़ देखने को मिलती है। ब्रोंकियो निमोनिया इज इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ एबिलिटी ऑफ लंग मैक्रोफेज टू किल बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये ब्रोंकियो निमोनिया ये कब होती है? जब इनहिबिशन होना शुरू हो जाता है किसका? लंग्स मैक्रोफेज की एबिलिटी है वो अगर बंद हो जाती है तो लंग्स मैक्रोफेज है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, मैक्रोफेज इम्यून सिस्टम में आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो जब उसकी एबिलिटी को ख़त्म कर देता है, बंद हो जाती है, तो ये जो ब्रोंकियो निमोनिया है वो देखने को मिलती है। एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो ये था ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में हमने नर्व डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। ठीक है, और क्रॉनिक में हमने पढ़ा जो गला ख़राब होना, ठीक है, नाक बंद रहना, फुफ्फुसीय रोग, लंग्स रिलेटेड रोग, डिजीज़। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हाइपरकेपनिया देख लेते हैं क्या होता है। तो नाम से स्पष्ट होता है हाइपर यानी हाइपो एक तो होता है हाइपर, एक होता है हाइपर। हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज़्यादा होना। ठीक है, हम जैसे किसी को कहते भी है भाई हाइपर मत हो, ज़्यादा मतलब गुस्सा मत हो। तो हाइपर केपेनिया, केपेनिया मतलब हाइपर मतलब बढ़ना, केपेनिया मतलब CO2। ठीक है, तो हाइपर केपेनिया मीन्स एक्सीड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना हाइपर केपेनिया होता है। वन माइट सस्पेक्ट on first thought that any respiratory condition that cause hypoxia would also cause hypercapnia। तो ये कह रहा है कि जब कभी भी हाइपोक्सिया देखने को मिलता है तो वहीं पे हाइपरकेपेनिया भी है, वो होता है। मतलब हाइपरकेपेनिया के कारण है वो हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया क्या होता है? तो हाइपोक्सिया होता है जो इनफ ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो कंडीशन होती है हाइपोक्सिया। ठीक है, तो हाउएवर हाइपरकेपेनिया usually occur in association with hypoxia only when the hypoxia is caused by hypoventilation। ऊपर हमने देखा था वेंटिलेशन, जो हाइपो यानी कम होना, वेंटिलेशन ऑफ और सर्कुलेटरी डिफिशियंसी, सर्कुलेटरी डिफिशियंसी, सर्कुलेटरी में कमी आना। ठीक है, द रीज़न फॉर दिस आर द फॉलोइंग। इसका क्या कारण है देखते हैं। सो हाइपोक्सिया काउज्ड बाय हाइपोक्सिया हमने देखा जो ऑक्सीजन की अगर हमें सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया काउज्ड बाय टू लिटिल ऑक्सीजन इन द एयर। ऑक्सीजन जब एयर में, हवा में ही ऑक्सीजन की कमी हो तब देखने को मिलता है एक तो हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया और हाइपरकेपेनिया दोनों साथ साथ में देखने को मिलता है वैसे तो। ठीक है, तो हाइपोक्सिया कब देखने को मिलता है? जब लिटिल ऑक्सीजन इन एयर, टू लिटिल हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाए ब्लड में। ठीक है, तो ये भी तो डिजीज़ होती है। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन ले जाएगा कौन? ऑक्सीजन ले जाने का भाई हीमोग्लोबिन ही तो काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो ऑक्सीजन कम ही ले जाएगी। हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा वहीं पे भी। ठीक है, और पॉइजनिंग ऑफ द ऑक्सीडेटिव एंजाइम has to do only with the availability of oxygen or use of oxygen by the tissue. Therefore it is readily understandable that hypercapnia is not a concomitant of these type of hypoxia। तो इन टाइप के हाइपोक्सिया में जो हाइपरकेपेनिया है वो सहगामी नहीं है, कॉन्कमिटेंट नहीं है। ठीक है, तो कॉन्कमिटेंट मतलब सहगामी। तो इन कंडीशन में तो हाइपरकेपेनिया है वो हाइपोक्सिया के सहगामी नहीं है। ठीक है, इन हाइपोक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर डिफ्यूजन थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन और थ्रू द टिश्यू, serious hypercapnia usually does not occur at the same time because carbon dioxide diffuses 20 times as rapidly as oxygen। ठीक है,
तो if hypercapnia does being to occur, these immediately situation pulmonary ventilation which correct the hypercapnia but not necessarily the hypoxia. तो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो बता रही है कि जो कनेक्शन ठीक से बैठता नहीं है, इन दोनों का सहगामी नहीं है, ठीक है, हाइपोक्सिया और हाइपरकेपेनिया का, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत कन्वर्सली इसके विपरीत हम अगर CO2 का भी अगर हम देखने लग जाए तो देखने को मिलता है कि दोनों सहगामी सही है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया काउज्ड बाय हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सिया जो ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलती है, तो वो आपको माइंड में रखना हाइपोक्सिया क्या होता है। तो हाइपोक्सिया काउज्ड बाय हाइपोवेंटिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर बिटवीन द एल्वेलाई एंड द एटमॉस्फेयर। तो लंग्स के एल्वेलाई से जब एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो ट्रांसफ़र होती है, तो वो इज़ अफेक्टेड एज मच एज इज ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। तो वो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कैसे के साथ वो अफेक्टेड होता है, तो वैसा का वैसा CO2 भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि हाइपरकेपेनिया देन अकर अलोंग विद द हाइपोक्सिया, ठीक है। एंड इन सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी diminished flow of blood, decrease carbon dioxide removal from tissues, resulting in tissue hypercapnia in addition to tissue hypoxia. ओके तो सर्कुलेटरी डिफिशियंसी से क्या होता है, डिमिन्स्ड मतलब कम होना फ्लो ऑफ द ब्लड, तो ब्लड फ्लो वो कम होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, रिमूवल है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम द टिश्यू से, ठीक है। तो रिमूव नहीं होगा तो वो हाइपर वो है कैपेनिया हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज CO2 की कंसंट्रेशन है वो टिश्यू से निकलेगा नहीं, तो वहाँ पे मात्रा है वो बढ़ जाएगी, तो हाइपर कैपेनिया हो जाएगा। इन एडिशन टू टिश्यू और हाइपोक्सिया वहीं पे हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन कम आ रही है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है। However, the transport capacity of the blood for carbon dioxide is more than 3 times that for the oxygen का ट्रांसफर है, CO2 का ट्रांसफर है ऑक्सीजन से 3 गुना है। So that the resulting tissue hypercapnia is much less than the tissue hypoxia, ठीक है। तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, बिकॉज उसका ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा होता है, CO2 का तो वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है उसका टिश्यू से, CO2 का तो ज़्यादा देर तक हाइपर कैपेनिया नहीं रहता है, ठीक है। हाइपोक्सिया ज़्यादा देर तक रह सकता है, बिकॉज है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होती है इतनी ज़्यादा जितनी CO2 होती है, ठीक है। व्हेन द एल्वेलर प्रेशर ऑफ CO2 राइज अबाउट 60 to 75 mmHg, अगर इसकी इतनी बढ़ोतरी अगर होती है, ठीक है, एल्वेलरी का CO2 का प्रेशर, ठीक है, तो 60 से मान लो 75 mmHg होता है। तो एन अदरवाइज नॉर्मल पर्सन बाय देन इज ब्रीथिंग अबाउट एज रिपीटली एज डीपली एज ही और शी कैन, ओके। एंड एयर हंगर ऑल्सो कॉल्ड हाइस्पेनिया बिकम अ सेवर। तो मतलब सांस की वो कमी वो देखने को मिलती है। एयर हंगर मतलब सांस का भूखा, मतलब सांस की कमी वो देखने को मिलती है, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन कम मिल रही है। हाइपोक्सिया उसके साथ ही हाइपरकेपेनिया हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और एक साथ हाइपरकेपेनिया हो रही है, टिश्यू में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो वहाँ पे है वो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, सांस है वो ज़्यादा नीड होगी, एयर हंगर होगा, ठीक है, हाइस्पेनिया होगा, सर्व होगा, ठीक है, सेवर होगा। एंड इफ़ द प्रेशर ऑफ CO2 राइज टू 80 to 100 mmHg, कितना ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है 80 से 100 mmHg हो जाता है, द पर्सन बिकम लेथार्जिक एंड समटाइम इवन सेमी comatose, and anesthesia and death can result when the pressure of CO2 rise to 120 to 150 mmHg। तो जो इतनी ज़्यादा अगर CO2 है वो बढ़ जाती है
राइज हो जाती है। तो इस प्रकार की वो एनेस्थेसिया हो गया, डिजीज़ हो गया, ठीक है। सेमी कोमाटोज मतलब सेमी मतलब आधा कोमा में है आधा नहीं है मतलब, ठीक है। तो आधा कोमा में गया हुआ सही हो जाएगा, फिर इतनी ज़्यादा अगर इंक्रीजिंग हो जाएगी तो, ठीक है। तो एट दिस हायर लेवल ऑफ प्रेशर ऑफ CO2 द एक्सीड कार्बन डाइऑक्साइड नाउ बिगिन टू डिप्रेस रेस्पायरेशन रादर देन स्टिमुलेट इट। तो स्टिमुलेट बट रेस्पायरेटरी वो रेस्पायरेशन बढ़ेगा नहीं, तो वो स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, वो डिप्रेस ही होगा, कम होगा, ठीक है। दस काउजिंग ए विसिकस सर्कल, विसिकस सर्कल मोर कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा फिर बढ़ने लग जाएगी फिर, ठीक है। फर्दर डिक्रीज इन रेस्पायरेशन देन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब रेस्पायरेशन ही अगर डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी कम आएगी, ऑक्सीजन कम आएगी, इसका मतलब CO2 बढ़ेगी ऑब्वियसली, ओके। तो देन मोर CO2 एंड सो फॉर्थ, कुलमिनेशन मतलब जमा हो जाएगा रेपिडली इन रेस्पायरेटरी डेथ। तो ऐसे कुलमिनेट इकट्ठा होता रहेगा CO2। तो इस प्रकार से है वो रेस्पायरेटरी डेथ है वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक आता है कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन, केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन, छोटा सा टॉपिक है वो और देख लेते हैं, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ रेस्पायरेशन इज टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन इन द टिश्यू। तो टिश्यू में CO2 ऑक्सीजन की वो मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है। तो इट इज़ फॉर्चुनेट देयरफॉर that respiratory activity is highly responsive to changes in each of these. Exceed carbon dioxide or excess hydrogen ion in the blood mainly act directly on the respiratory center itself, causing greatly increased strength of both the inspiratory and the expiratory motor signals to the respiratory muscles. तो वहाँ पे इंस्पायरेटरी मतलब अंदर लाना और एक्सपायरेटरी मतलब बाहर लाना, तो ये मोटर सिग्नल्स है वहाँ पे होते हैं रेस्पायरेटरी मसल्स में, ये काम में आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इन कॉन्ट्रास्ट डज नॉट हैव एन सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इन कंट्रोलिंग रेस्पायरेशन। Instead, its act almost entirely on peripheral chemoreceptors located in the carotid and aortic bodies, and these in turn transmit approximate nervous signal to the respiratory center for control of respiration. तो ये सारे ये रिसेप्टर होते हैं ऑक्सीजन, पेरिफेरल है, पेरिफेरल भाग में वहाँ पे देखने को मिलता है, माइंड में है वो नहीं होता है ये, ठीक है। और तो जो है ब्रेन की तरफ है ये कंट्रोल वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो पेरिफेरल पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है, जो पेरिफेरल पार्ट, ठीक है, तो उसमें है वो देखने को मिलता है कीमो रिसेप्टर्स है वहाँ पे होते हैं सेल्स पे। तो रिसेप्टर्स का नाम दिया हुआ है कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज़, ठीक है। तो वहाँ पे ये रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे ये नर्वस जो सिग्नल है, जैसे कि उन रिसेप्टर से वो ऑक्सीजन बाइंड होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मान लो कितनी बाइंड है कितनी नहीं है, नहीं बाइंड है तो वो नर्वस सिग्नल है वो आएगा और रेस्पायरेशन को है रेस्पायरेटरी सेंटर के पास जाएगा और वहाँ पे कंट्रोल करेगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, उस टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं है, उसको वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग वहाँ पे कीमो रिसेप्टर होता है। तो इस प्रकार से केमिकल है वो रेगुलेटर है होता है, ठीक है, रेस्पायरेशन का। तो ये भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आने वाली है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और कमेंट कुछ भी कर देना, लेकिन एक कमेंट तो ज़रूर, बिकॉज कमेंट नहीं आते, मैं संभालता हूँ चैनल को कभी कभी और ओनली कमेंट देखने के लिए आता हूँ, नोटिफिकेशन कोई मिलता नहीं है। तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।